हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है और प्रीलिम्स की एग्ज़ाम जो है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। कुछ ही दिनों के बाद यूपीएससी अपने फॉर्म्स डिक्लेयर करेगा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो ऐसे टाइम पे जनरली स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि सर हमें 24 में अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं। तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए कि किन लोगों को 2024 का अटेम्प्ट देना चाहिए, किन लोगों को नहीं देना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि देयर आर 5 कंडीशन, अगर ये 5 स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं या कर सकते हैं तो आपको 2024 का अटेम्प्ट देना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि जो 6 आपके कोर सब्जेक्ट्स है जो प्रीलिम्स में आने वाले, उसके ऊपर आपका कंसेप्चुअल होल्ड अच्छा होना चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय कंसेप्चुअल होल्ड? उसका मतलब ये है कि यू हैव द लिस्ट ऑफ कंसेप्ट्स ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अब आप खुद से ये पूछो कि आपको ये पता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम पॉलिटी की बात करें, आप खुद से ये पूछो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होती है, जुडिशरी क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है कि नहीं, आपको ये देखना है। इकोनॉमी की बात करें तो आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर है कि नहीं। ज्योग्राफी की बात करें तो अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है कि नहीं, आपको चेक करना है कि प्लेटू क्या होता है, माउंटेन क्या होता है, प्लेन्स क्या होते हैं, लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, डिग्रेडेड लैंड फॉर्म्स कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। हिस्ट्री एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो बेसिक क्रोनोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, ओवरऑल इस डायनेस्टी के अंदर क्या क्या हुआ था। तो इसे हम कहेंगे कि ये 4 जो है वो बेसिक कोर सब्जेक्ट्स है जिसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। उसके अलावा जो 2 टेक्निकल सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत अप्लाइड चीज़ें वो भी क्लियर चाहिए। अप्लाइड चीज़ों का मतलब यह है कि जैसे एनवायरनमेंट की बात करें तो कौन कौन से नए कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स हैं, कौन से नए डिक्लेरेशंस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है वो आपको पता होने चाहिए। इन शॉर्ट, अप्लाइड एस्पेक्ट का मतलब ये है कि इससे रिलेटेड जो आपका करंट अफेयर है उसकी बेसिक अवेयरनेस है आपके अंदर। तो अगर ये 6 सब्जेक्ट के अंदर आपके कंसेप्चुअल होल्ड अच्छा है और प्लस अप्लाइड पार्ट भी अच्छा है, तो ये पहली कंडीशन फुलफिल होती है कि आपको अटेम्प्ट क्यों देना चाहिए। ये सिर्फ पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका मिनिमम 50 to 60% कवरेज हो जाना चाहिए। आपको अपने आप को ये पूछना है कि आपका जो ऑप्शनल है उसमें से मिनिमम 50-60% आपका हो गया है कि नहीं। एंड व्हाट डू वी मीन बाय कवरेज? तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 कि उसके ऊपर आपके पास नोट्स रेडी है, आपने पढ़ लिया है पूरा अच्छे से, और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की है, जो कि आगे जाके हम अलग कंडीशन देखेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। तो इसको हम कहेंगे कवरेज। ये 50-60% में अगर ये 3 चीजें हो गई है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जीएस एंड ऑप्शनल की सेटिस्फाइड या सेटिस्फैक्टरी नोट्स होनी चाहिए। देखो, नोट्स का सेटिस्फेक्शन मिलना वो काफी डिफिकल्ट है। नोट्स का सेटिस्फेक्शन किसे कहेंगे कि आपको आपकी नोट्स के ऊपर भरोसा है कि अब आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं नोट्स का सेटिस्फेक्शन। तो अगर आपके पास सारे सब्जेक्ट के लिए और प्लस ऑप्शनल के लिए आपकी खुद की नोट्स रेडी है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। रीजन ये है कि जब आपकी प्रीलिम्स क्लियर, अगर मान लो प्रीलिम्स क्लियर हो भी गई, ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए यूपीएससी दे रहे हैं, हमको तो पूरी एग्जाम क्लियर करनी है। तो सीधी बात है कि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करके क्या ही फायदा होगा। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 3 महीने का टाइम है, ये 3 महीने के अंदर आपको फिर से पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, और वो भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। वो कब कर पाएंगे? जब आपके पास उसके लिए नोट्स रेडी होगी। तो जीएस और ऑप्शनल दोनों में सेटिस्फैक्टरी नोट्स आपकी रेडी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चौथी कंडीशन ये है कि आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इनफ की हुई है ना। व्हाट डू वी मीन बाय इनफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? हर टॉपिक के ऊपर, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हर टॉपिक के ऊपर आपने एटलीस्ट 2 से 3 आंसर लिखे हैं
उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश की है, ज़्यादा नंबर ऑफ आंसर भी लिख सकते हैं आप। इवन उसके साथ साथ आपका कंटेंट जो है वो भी एनरिच्ड कंटेंट है, और जो प्रॉपर स्पीड मेंटेन होनी चाहिए वो भी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। आइडियली देखने जाए तो जो 10 मार्क का आंसर है उसके लिए आपको 8 मिनट का टाइम मिलता है, और जो 15 मार्क्स का आंसर है उसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है। और क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ऐसे 10 आंसर लिखने होते हैं, ऐसे 10 आंसर लिखने होते हैं। ये जीएस पेपर की बात कर रहे हैं हम, तो कुल मिला के 180 मिनट आपके इसमें जाएंगे। तो क्या आप एलिजिबल है, या क्या आप इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को या स्पीड को मैच कर पा रहे हैं कि नहीं, वो भी चेक करना है। उसके साथ साथ आपका कंटेंट जो है वो एनरिच्ड है कि नहीं, वो भी चेक करना है। अगर मान लो एक टाइम पे आपके पास कंटेंट है, स्पीड अभी नहीं है, तो आपको खुद को क्वेश्चन पूछना है कि फिर बाकी के 3 महीने में मैं ये स्पीड जो है वो मैच कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं। इफ यस, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड लास्ट कंडीशन ये है कि अब जब तक प्रीलिम्स आ जाती है मई एंड तक, तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि मिनिमम आप 5 से 7 हज़ार एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस कर पाए। इतनी कैपेसिटी अगर आपके अंदर है, तब जाके आप अच्छे से प्रीलिम्स जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर कर पाएंगे। तो कैपेसिटी का यहाँ पे मतलब ये है, रिसोर्सेज से मतलब नहीं, रिसोर्सेज ढेर सारे अवेलेबल है, लेकिन आपके पास उतना टाइम होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें भी तो मैनेज करनी है। आपकी जो भी कंडीशन है वो आपको पता ही है, लेकिन यूपीएससी को ये इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। उनको इससे मतलब है कि आप प्रीलिम्स में उतना स्कोर लेके आए कि नहीं। तो उतना स्कोर अचीव करने के लिए आपको इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये 5 चीज़ें अगर फुलफिल होती है तो तब जाके हम कहेंगे कि किसी को 2024 में अटेम्प्ट देना चाहिए। और भी आपके कोई डाउट है या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।